प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज पार्ट नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन किया था। लेक्चर नंबर 2 में उसके मेथड्स के नाम हमने पढ़े कि सीक्वेंस से ये जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो तरतीब से कैसे आते हैं, और साथ मैंने ये भी बताया था कि वो जो 9 स्टेप्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे वो एक सीक्वेंस से याद करने हैं, उनको आगे पीछे नहीं करना। अगर कोई 5वें नंबर पे स्टेप है उसे हम पहले पे ले आते हैं तो वो सारी सीक्वेंस उससे डिस्टर्ब हो जाती है। और साथ मिसाल भी दी थी कि जिस तरह चाय बनाई जाती है, उसकी एक प्रॉपर एक सीक्वेंस है, या कोई भी चीज बनाई जाती है, हांडी कोई बनाई जाती है, उसकी एक तरतीब है बनाने की। अगर हम उस तरतीब से हट जाएंगे, उसे रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमें हमारी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल सकती। तो इसलिए जितने भी वो स्टेप्स हैं वो अगर एक सीक्वेंस से हम फॉलो करते जाएंगे तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगी। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिल सकती। तो 2 स्टेप्स हमने पढ़े थे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। ये 2 स्टेप्स हमने पढ़े। अब हर लेक्चर के साथ पुराने स्टेप्स की हेडिंग्स में देता जाऊंगा ताकि वो भी साथ साथ हमारी रिवाइज होती रहे, और एंड पे जब लेक्चर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा तो हमें ये सारे पॉइंट्स का मतलब उसकी हेडिंग एक तरतीब से याद हो जाए। तो पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकंड हमने कब पढ़ा? स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। आज हम 3 स्टेप्स पढ़ेंगे। एक, एनालाइज द प्रॉब्लम। डिजाइन एल्गोरिथम। एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। अब ये 4th नंबर पे एक ही स्टेप के अंदर ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मेंशन किया गया। हम इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम 4th पॉइंट बना लें और इसको 5th स्टेप बना लें। तो सबसे पहले तो हम अपने इस पॉइंट पे आते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप डाउन मॉडल, जिसको डिवाइड एंड कॉन्कर रूल भी कहते हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करना, इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम अब छोटा सा ये सॉफ्टवेयर बनाना एक बहुत सिंपल सा काम नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऑर्डर करता है कि सॉफ्टवेयर आप हमें बना कर दें और मैं कंप्यूटर उठाऊंगा, 2-3 बटन प्रेस करूंगा तो वो बन जाएगा। ये इस तरह से नहीं बनता, इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर कितना लेंथी है, क्या वो एक ही बार में हम बना सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में हम पूरी की पूरी कोडिंग एक ही बार में कर दें। तो फिर क्या किया जाता है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम जिसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हल किया जाए तो वो प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, मैथ्स का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है।
5 multiplied by 3 into 5 minus 2 3। अब इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब सेकंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पार्ट्स में अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप जितने भी मैथमेटिक्स की क्वेश्चन आप करते हैं उसमें लेंथी क्वेश्चन होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करके उसे हल करते हैं। अगर एक ही अटेम्प्ट में हम उसे हल करने की कोशिश करें तो हो सकता है उसका आंसर गलत हो जाए, तो इसलिए पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो एनालाइज द प्रॉब्लम में यही टेक्निक फॉलो की जाती है कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को, बड़े से बड़े सॉल्वर को हम एक ही अटेम्प्ट में अगर बनाने की, राइट करने की ट्राई करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि हो सकता है वो हमें रॉन्ग सॉल्यूशन की तरफ ले जाए, हमारी आउटपुट गलत हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस अमल को कहा जाता है टॉप डाउन मॉडल। और इसका एक और नाम भी है, इसे डिवाइड एंड कॉन्कर रूल भी कहते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, इससे अमूमन कहा जाता है तकसीम करो और फतह करो। जो अंग्रेजों का एक कानून था, शुरू में मुसलमानों को उन्होंने पहले डिवाइड किया मुख्तलिफ पार्ट्स में, उन्हें आपस में लड़वाया, फिर उन पे हमला कर दिया और उनको फतह कर लिया। तो इससे थोड़ी सी सिमिलरिटी दी जा रही है। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल क्या है कि जो बड़ा सा प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है, हम क्या करें, उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, फिर एक एक पार्ट को अगर हम हल करेंगे तो उससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों नाम है टॉप डाउन मॉडल और डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिंग अ लार्जर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। द प्रोसेस ऑफ decomposing और डिवाइडिंग भी आप लिख सकते हैं, a larger problem into smaller manageable parts is called top down model और divide and conquer rule। divide and, तो थर्ड स्टेप में, यहाँ पर पहले दो स्टेप में तो हमने अभी तक कोई प्रोग्राम पे प्रोसेसिंग नहीं की, क्योंकि इनमें हमने पहले पे प्रॉब्लम के बारे में सुना, कौन सा प्रॉब्लम है, फिर यूजर से रिक्वायरमेंट्स मांगी कि तुम क्या चाहते हो, हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को हल करें। फिर तीसरे स्टेप में प्रॉब्लम की सारे वर्कआउट, जितनी भी वर्किंग है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब हमने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस तरह से करनी है कि इस प्रॉब्लम को हमने हल कैसे कैसे करना है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में कितने हिस्से बनेंगे, 10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, फिर उनको वन बाय वन हम हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। फिर अगर टीम, एक प्रोग्रामर्स की टीम मिलकर प्रोग्राम बना रही है तो उसमें ये भी डिसाइड करेंगे कि अगर मैंने एक प्रोग्राम के 5 पार्ट्स बनाए हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं, तो मैंने कौन से पार्ट को सॉल्व करना है, मेरे साथ जो टीम में 2-3 बंदे और शामिल हैं उन्होंने कौन कौन सा पार्ट उसको हल। तो एनालाइज द प्रॉब्लम में मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि प्रॉब्लम को डीकंपोज किया जाता है सब प्रॉब्लम में, स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में। तो अगर हम प्रॉब्लम को हल करते वक्त उसे छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस अमल को टॉप डाउन मॉडल या डिवाइड एंड कॉन्कर रूल
اسے پارٹ میں ڈیوائڈ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے کہ اگر ہم پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تو پرابلم سالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور اگر ہم ایک ہی اٹیمپٹ میں اس بڑے سے پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا پرابلم سالو ہو تو جائے گا لیکن مشکل سے ہوگا، اس میں ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے، اس میں ایررز آنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے۔ فورتھ پہ ہے جی ڈیزائن الگورتھم۔ الگورتھم اب کسی بھی چیز کا جو سولوشن ہے، فار ایگزامپل اگر مجھے چائے بنانا نہیں آتی، میں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے آج تک کہ یہ ہوتی کیسی ہے اور بنانا مجھے آتی نہیں ہے، یہ کیسے بنے گی، کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، میں کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہوں، اسے جا کر کہتا ہوں کہ مجھے یہ چائے بنانے کے جو سٹیپس ہیں یہ سٹیپس بتاؤ، اب وہ مجھے لکھ کر دے گا، یا پھر آپ نیوز چینل پہ عموماً یہ مختلف خواتین آتی ہیں وہ جو کوکنگ والا بتا رہی ہوتی ہیں، یہ یوٹیوب چینل پہ اگر کوئی کوکنگ والا چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوئے تو اس میں جو بھی ریسیپی وہ بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ایک ترتیب لکھ کر بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ اس سٹیپس میں لکھا ہوتا ہے، سٹیپ 1 پہلے سٹیپ پہ یہ کام کرنا ہے، پھر سٹیپ 2 میں یہ کام کرنا ہے، سٹیپ 3 میں یہ کام کرنا ہے۔ تو چائے بنانے کے لیے اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں وہ مجھے لکھ کر دیتا ہے کہ کیٹل لیں، اس میں پانی ڈالیں، پھر اس میں شوگر اور ٹی وہ ایڈ کریں، اسے بوائل کریں، اب وہ سٹیپ میں بتا رہا ہے کہ پہلے سٹیپ پہ یہ کام کرنا ہے، پھر دوسرے پہ یہ، تیسرے پہ یہ، پھر جب اس کا کلر ڈارک ہو جائے تو اس میں ملک ایڈ کرنا ہے، پھر اسے 1 منٹ کے لیے بوائل کریں تو ہمیں اپنی آؤٹ پٹ مل جائے گی۔ تو اگر سٹیپ فارم میں کسی چیز کا سولوشن لکھ دیا جائے تو وہی کہلاتا ہے الگورتھم۔ سٹیپ فارم، سٹیپ کی بھی ایک سیکوینس ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جب ہم پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کیا جائے گا؟ اب پلاننگ پوری ہوگی، ایک پروگرامر پروگرام بنانے سے پہلے ایک پوری پلاننگ کر لے گا، اپنے پاس لسٹ ایک بنا لے گا کہ سب سے پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر یہ فار ایگزامپل پہلے نمبر پہ وہ ویریبلز کی لسٹ بنا لیتا ہے کہ اس پروگرام میں فلاں فلاں ویریبل سے سوال ہوں گے، دوسرے نمبر پہ ان پٹ کیسے دینی ہے، اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہونی چاہیے، پھر پروسیسنگ کون کون سے فارمولے لگاؤں گا، پھر چوتھے نمبر پہ آؤٹ پٹ میں نے کس فارمیٹ میں لینی ہے۔ تو یہ پوری ایک سیکوینس بنا لے اور اسے سٹیپ فارم میں لکھ لے۔ سٹیپ فارم کون سی ہے؟ سٹیپ 1 اس میں جو کام کرنا ہے، پھر سٹیپ نمبر 2، پھر سٹیپ نمبر 3، نمبرنگ دے کر آگے سیکوینس میں سب کچھ لکھ دے تو یہی الگورتھم ہے، یہی الگورتھم ہے۔ کسی بھی چیز کو، کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے اس کا جو بھی سولوشن ہے اسے اگر ہم سٹیپ فارم میں لکھ دیں تو اس کو الگورتھم کہا جائے گا۔ اس چیپٹر کے اندر مزید الگورتھم کا ایک لانگ کویسچن بھی آئے گا، یہاں پر صرف شارٹ فارم میں انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے سٹیپس کے اندر۔ تو جب ہم الگورتھم کو لانگ کویسچن کے طور پہ وہاں پر آگے پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد پرابلم سالونگ کے بعد والا ٹاپک ہے، اس میں ساری ایگزامپلس بھی موجود ہیں، جو بھی ٹی والی میں نے بتائی، پھر ایک ہے کیک کیسے بنتا ہے اس کا الگورتھم لکھیں، تو اس میں سارے سٹیپس ہیں، یہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ سٹیپ نمبر 1 میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، سٹیپ نمبر 2 میں یہ کام، سٹیپ نمبر 3 میں یہ کام، پھر آگے کچھ چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں، کمپیوٹر کے پروگرامز بنائے گئے، ان کو سٹیپ فارم میں لکھا گیا کہ پہلے نمبر پہ ہم نے یہ کام کرنا، پھر سیکنڈ پہ یہ، تھرڈ پہ یہ، تو وہ کہلائے گا الگورتھم۔ وہ کیا کہلائے گا؟ الگورتھم۔ پھر اسی سٹیپ کے اندر آئے گا ڈرا فلو چارٹ۔ فلو چارٹ ڈرا کرنا، فلو چارٹ
बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मैप बनता है, उसका नक्शा बनाया जाता है। अगर नक्शा मौजूद होगा तो वो बिल्डिंग बनाना उस ठेकेदार के लिए बहुत आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी? नक्शे में सब कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे इतने बाय इतने का कमरा बनना है, इतनी हाइट की दीवार होनी चाहिए, वो ईच एंड एवरीथिंग उस मैप के अंदर मेंशन होगी। अब बड़े शहरों में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं या घर बनते हैं, वो पहले लाखों रुपए देते हैं इंजीनियर्स को नक्शा बनवाने के लिए। अब इंजीनियर एक नक्शा बनाएगा, वो आकर पूरी डिटेल हो। अभी तो 3D मैप्स भी बन रहे हैं, प्लॉट हमारा खाली पड़ा हुआ है, मैप ऐसा बनाकर वो दिखाएंगे जैसे हम वीडियो देख रहे हो। जब बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बनने के बाद जैसा उन्होंने वो वीडियो की तरह 3D हमें मैप दिखाया था, बिल्कुल सेम वैसी की वैसी बिल्डिंग होगी। तो अगर पहले मैप बन गया है, उस मैप में सारी पैमाइशें लिख दी गई हैं, ये दीवार इतनी होनी चाहिए, इधर ये कमरा इतने बाय इतने का, किचन यहाँ पर होना चाहिए, तो फिर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना आसान हो जाता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट अगर पहले बना लिया जाए। अब फ्लो चार्ट है क्या? ये जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, इन्हें पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ an algorithm is called flow chart। कि एल्गोरिथम को तस्वीरी शक्ल दे देना। अब एल्गोरिथम को क्यों तस्वीरी शक्ल दी जाती है? हम स्टेप जब लिख रहे हैं तो इसमें हमें नहीं पता इनपुट किधर दी जा रही है, प्रोसेसिंग किधर हो रही है, आउटपुट किधर है। तो फ्लो चार्ट में हर चीज अपने एक प्रॉपर सिंबल में आएगी। फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम का सिंबल है, इसमें इनपुट या आउटपुट लिखी जाती है। रेक्टेंगल का सिंबल है, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ होगा वो हमें पता चल जाएगा ये प्रोसेसिंग है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है अंडरस्टैंडिंग वाला के जब एल्गोरिथम ऑलरेडी बना हुआ होता है तो फिर हम वही स्टेप सारे फ्लो चार्ट में क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एल्गोरिथम में कंफ्यूजन हो सकती है, एल्गोरिथम में हमें नहीं पता चल रहा प्रोसेसिंग किधर हो रही है। तो जब एल्गोरिथम कन्वर्ट होगा फ्लो चार्ट में, इसमें हर चीज अपने एक प्रॉपर अलग से सिंबल में आएगी। अब उस सिंबल से पता, अब मसलन फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है a = b + c, एल्गोरिथम में भी ये लिखा हुआ है a = b + c, उसमें वो सिंबल लिखा हुआ है स्टेप 3, हमें नहीं पता ये इनपुट यहाँ पर है या प्रोसेसिंग है। लेकिन अगर फ्लो चार्ट में हम देखेंगे ये लिखा हुआ है रेक्टेंगल सिंबल में, तो रेक्टेंगल सिंबल में हमेशा प्रोसेसिंग वाली जो भी चीजें होती हैं वो लिखी जाती हैं। तो हम बगैर प्रोग्राम की लॉजिक को देखे, बगैर उसकी कोडिंग को पढ़े, सिर्फ इस सिंबल को देखकर बता सकते हैं कि ये a = b + c जो लिखा हुआ है ये कोई प्रोसेसिंग है, कोई फार्मूला लगाया जा रहा है, आउटपुट लेने के लिए कोई फार्मूला लगाया जा रहा है। तो ये फोर्थ पॉइंट के अंदर एल्गोरिथम बनाया जाता है और फिर एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया जाता है फ्लो चार्ट के अंदर, और ये कंपल्सरी है। जैसा मैंने शुरू में ही मिसाल दिया कि अगर नक्शा नहीं होगा तो बिल्डिंग अजीब सी बन जाएगी। हो सकता है वो प्लानिंग से हटकर हो और बिल्डिंग जब बनेगी उसमें कोई ना कोई फॉल्ट रह ही जाएगा, बन तो जाएगी लेकिन फॉल्ट रह जाएगा। फिर बाद में अगर मेंटेनेंस करनी पड़ जाए 10-15 साल के बाद, तो नक्शा अगर सामने होगा, किसी को भी दिखाएंगे मेंटेनेंस के लिए, वो फौरन उसे पता चल जाएगा यहाँ से पाइपलाइन ये जो पानी वाली है ये कितने फीट पे जा रही है। यहाँ पर हमारे ठेकेदार तो ये करते हैं, अगर पाइपलाइन जा रही है तो पहले इधर एक जगह पे झरी लगाएंगे, फिर ऊपर लगाएंगे, फिर उन्हें कहीं जाकर पाइप मिलेगा। अगर नक्शा प्रॉपर बना हुआ है, उसमें नीचे जमीन से ऊपर दीवार में पैमाइश लिखी हुई है कि 6 फीट पे ये पाइपलाइन जा रही है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। तो जब 2 साल के बाद 1 साल के बाद प्रोग्राम में हमें
अपडेशन करनी पड़ेगी। तो एक प्रोग्रामर जिसने पहले वो सॉफ्टवेयर बनाया वो हो सकता है मर जाए या किसी फॉरेन कंट्री में चला जाए, तो फिर हम किसी भी और प्रोग्रामर को सिर्फ ये वाला मैप दिखाएंगे, फ्लो चार्ट दिखाएंगे। फ्लो चार्ट को देखते ही वो प्रोग्राम सारा समझ जाएगा ये कैसे बना, किस सीक्वेंस से बनाया गया, इसकी कोडिंग कैसे की गई। अब इसको मेंटेन हमने ऐसे करना है, इसको अपडेट